Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 20th July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about issues of marital rapes. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. इसको हम लोग GS पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में भी यूज कर सकते हैं. द आइडियाज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. तो देखिए, मैरिटल रेप एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इज फोर्सिंग स्पाउस फॉर हैविंग सेक्स विदाउट प्रॉपर कंसेंट. तो मैरिटल रेप्स इन जनरल इज an act of barbarity which is committed against women. ज़्यादातर ये women के अगेंस्ट ये प्रैक्टिस होता रहा है और इसी कारण से मैरिटल रेप्स को माना जाता है एज एन एक्ट ऑफ इरोडिंग डिग्निटी ऑफ वुमेन. तो विमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है आइडिया ऑफ मैरिटल रेप या एक्ट ऑफ मैरिटल रेप, बिकॉज रेप इज़ अल्टीमेटली अ रेप, राइट. बट प्रॉब्लम इन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ कि IPC 375 दैट डील्स विद द मैटर ऑफ रेप, वहाँ पे एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन इज़ विथ रिस्पेक्ट टू मैरिटल रेप कि मैरिटल रेप्स को हमने क्रिमिनलाइज नहीं किया है. मैरिटल रेप को हम लोग एक क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह नहीं काउंट करते हैं आज पर IPC 375 सेक्शन 375. और इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है, क्योंकि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है. इस कारण से कई सारे पिटिशंस फाइल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में. These petitions have been requesting Supreme Court to re-examine the matter and take a proper decision and declare marital rapes also a kind of criminal offense. तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी, लेकिन अभी तक तो यही मामला है कि मैरिटल रेप्स क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है. इसको लेकर के दुनिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी आप एक तरीके से इंडिया का क्रिटिसिज्म होता रहा है. यू सी, इंडिया का ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है IPC 375 में मैरिटल रेप्स को एक्सेप्शंस की तरह देखने का और उसको क्रिमिनलाइज ना करने का, इसके अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन की एक कमेटी थी, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है. 2013 में इस कमेटी ने रिकमेंड किया भारत सरकार को कि मैरिटल रेप्स को क्रिमिनलाइज किया जाए. सिमिलरली जस्टिस JS वर्मा कमेटी, जो निर्भया केस के बाद बनाई गई थी 2013 में, ताकि जस्टिस JS वर्मा कमेटी को काम दिया गया था कि वो ऐसे सजेशंस दें जिससे इंडिया के क्रिमिनल लॉज को बदला जा सके, जिससे विमेन को और ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा सके. क्योंकि निर्भया केस के बाद से पूरे देश में एक तरीके का माहौल था कि विमेन से रिलेटेड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने चाहिए टू प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी. तो जस्टिस JS वर्मा कमेटी निर्भया केस के बाद बनाई गई और जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए. उसमें से एक रिकमेंडेशन ये भी था कि IPC 375 को अमेंड किया जाए और मैरिटल रेप्स को भी क्रिमिनल ऑफेंस की तरह डिक्लेयर किया जाए. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आज भी मैरिटल रेप्स को लेकर के कई सारे डिबेट हैं, कई सारे लोग इसके फेवर में बात करते हैं, कई सारे लोग इसके अगेंस्ट में बात करते हैं. तो जो लोग भी मैरिटल रेप्स को एक्सेप्शन के तौर पे क्रिटिसाइज़ करते हैं ऑफ IPC 375, उनका ये कहना है कि मैरिटल रेप्स आर अगेंस्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स. अब पूरे दुनिया भर में अब देख लें तो ज़्यादातर देशों ने मैरिटल रेप्स को क्रिमिनलाइज किया हुआ है. दुनिया के बस 36 ऐसे देश हैं, और वो भी रेग्रेसिव इस्लामिक कंट्री ज़्यादातर, जिनमें मैरिटल रेप्स आज क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है. अदरवाइज ज़्यादातर देश जो ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को रेस्पेक्ट करते हैं, दे हैव क्रिमिनलाइज्ड मैरिटल रेप्स ऑल्सो. तो इंडिया ऑल्सो शुड क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप्स. दूसरा, जो लोग भी मैरिटल रेप्स को कंडेम करते हैं और चाहते हैं कि वही क्रिमिनल ऑफेंस बन जाए, वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो कानून है IPC 375, इट रिफ्लेक्ट्स पैट्रियार्की. क्यों? देखिए, मैरिटल रेप इज़ नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस मीन्स व्हाट? इट रिफ्लेक्ट्स दैट विमेन, एक थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट कर रहा है कि विमेन आर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मेन और द हस्बैंड्स. तभी तो उनके अगेंस्ट अगर वो रेप्स भी प्रैक्टिस करते हैं, येट इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस. तो दैट रिफ्लेक्ट्स द पैट्रियार्कल थॉट प्रोसेस बिहाइंड फ्रेमिंग ऑफ लॉ IPC 375. तो ये पर्टिकुलर कंसर्न है. उसके अलावा द क्रिटिक्स ऑफ दिस एक्सेप्शन टू IPC 375, दे से कि रेप इज़ अल्टीमेटली अ रेप, and this kind of distinction between marital rapes and other kinds of rape, this distinction is illogical, arbitrary.
बट जो लोग भी मैरिटल रेप्स को क्रिमिनल ऑफेंस की तरह डिक्लेयर नहीं कराना चाहते हैं, जो अभी भी मैरिटल रेप्स को एक्सेप्शन में रखना चाहते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा मिसयूज ऑफ द लॉ। अगर मैरिटल रेप को हमने क्रिमिनल लॉ बना दिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि मैनी विमेन हु मे टेक एडवांटेज ऑफ दिस लॉ एंड मे फॉल्सली इंक्रिमिनेट देयर हस्बैंड्स। बीच में थोड़े से डिस्प्यूट्स हो गए, डिफरेंसेस हो गए, तब वीमेन में फॉल्सली इम्प्लीकेट द हस्बैंड, तो मिसयूज ऑफ द लॉ हो सकता है। दूसरा, बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ अ बिग प्रॉब्लम। इंडिया के अंदर मैरिजेस जो हैं वो वेरी सैक्रोसैंक्ट या सैक्रेड इंस्टीट्यूशन की तरह माने जाते हैं, और उसमें काफ़ी सारा प्राइवेसी भी होता है मैरिजेज में स्पाउसेस के बीच में। अब एक्ट ऑफ इंटरकोर्स, वेदर इट वाज एज ए रिजल्ट ऑफ कंसेंट और फोर्स्ड वन, is going to be difficult as far as its proof is concerned. इसको साबित कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ डिफ़िकल्ट एंड दैट इज़ वाई मैरिटल रेप्स को अभी भी एक्सेप्शन रखा गया अंडर IPC 375। तो जो लोग भी इसका सपोर्ट करते हैं वो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। तो ये रिवीजन कर लेते हैं। मैरिटल रेप्स IPC 375, एक्सेप्शन इन केस ऑफ मैरिटल रेप्स इन आवर कंट्री। United Nations Commission on Elimination of Discrimination Against Women and Justice J.S. Verma Committee both recommended criminalization of marital rapes, but अभी भी marital rapes are not a criminal offense. अगर एनालिसिस देखी जाए तो those who are in favor of criminalizing, they say it is against international norms, it reflects patriarchy of Indian law, and the distinction between marital rapes and other rapes is arbitrary distinction. जबकि arguments against marital rapes being criminalized, वो कहते हैं कि इसका अगर इसको क्रिमिनलाइज किया गया तो काफ़ी मिसयूज हो सकता है और मैरिटल रेप्स को प्रूव कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इस टॉपिक के बेसिस पे ऐसा एक मेंस का सवाल पूछा गया था, उसमें इस तरीके का हिंट्स मैंने लिख करके दिया आपको। इस हिंट्स के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्लैक सी ग्रेन डील। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल को करने से पहले थोड़ी सी मैपिंग कर लेते हैं। यू सी, ये ब्लैक सी वाला एरिया है, इसमें दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ पे ध्यान दीजिए, यूक्रेन एंड रसिया, बोथ शेयर्स देयर कोस्ट विथ ब्लैक सी। और ब्लैक सी और एक छोटा सा सी है, सी ऑफ ओजोव, दैट इज़ बेसिकली बिटवीन दीज टू कंट्रीज ओनली, रसिया एंड यूक्रेन। तो सी ऑफ ओजोव ओपन्स इनटू ब्लैक सी वाया दिस स्ट्रेट जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च, एंड देन ब्लैक सी ओपन्स इनटू मेडिटेरियन सी वाया सी ऑफ मरमरा। तो ये है सी ऑफ ओजोव, ये है स्ट्रेट ऑफ कर्च, और फिर ये एरिया में आप देखिए तो ये बोसोपोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, देन स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलिस दैट अल्टीमेटली ओपन्स इनटू एजियन सी एंड देन इनटू मेडिटेरियन सी। तो ये मैपिंग करने के बाद आप ज़रा ध्यान से आप समझिए। देखिए, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई जब शुरू हुई तो रसिया ने ब्लैक सी के ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल जमा लिया और यूक्रेन की एक्सेसिबिलिटी टू द ब्लैक सी को काट दी गई। तो यूक्रेन के जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, मारियापोल, ओडेसा, आप देख सकते हैं, ये पोर्ट्स को बंद कर दिया गया। रशियन फोर्सेस ने सीज कर लिया, बंद कर दिया, और यूक्रेन की एक्सेसिबिलिटी टू द ब्लैक सी वाज कट। इससे प्रॉब्लम क्या हुई? यूक्रेन एक मेजर सप्लायर है ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ग्रेन्स लाइक वीट एंड कॉर्न, और यूक्रेन दुनिया के कई सारे देशों को एक्सपोर्ट करता रहा है वीट एंड कॉर्न। यूक्रेन हैज़ बीन सप्लायर ऑफ वीट एंड कॉर्न फॉर यूनाइटेड नेशन फूड एड प्रोग्राम, जिसके थ्रू दुनिया के गरीब देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ये ऑफ वीट और कॉर्न पहुंचाए जाते रहे। तो मुद्दा यह है कि यूक्रेन हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट कंट्री एज फार एज सप्लाई ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन्स आर कंसर्न। लेकिन जब रसिया ने यूक्रेन की एक्सेसिबिलिटी को काट दी तो यूक्रेन का सप्लाई बंद हो गया दुनिया भर के लिए इन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन्स का। दैट लेड टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन्स वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन बढ़ा बिकॉज ऑफ रसियाज एक्शन ऑफ कटिंग यूक्रेन्स एक्सेसिबिलिटी टू ब्लैक सी। इसका नतीजा हुआ कई सारे देशों में तो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें कई सारे कारणों में एक कारण है रसिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस है that mainly started with the food inflation, and that food inflation was fueled because of lack of supply of some important grains coming from Ukraine.
तो दिस इज़ ए गुड एग्जांपल कि हाउ ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहाँ पे दुनिया के सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट बाकी कई सारे देशों पे दिखता है. फॉर एग्जांपल, दिस वाज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन प्राइमरीली, बट इट नेगेटिवली इम्पैक्टेड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ब्लैक सी में एक्सेसिबिलिटी काट दी गई यूक्रेन की, जिस कारण से दुनिया के अलग अलग जगहों पे फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन आ रहा था. तो अल्टीमेटली पिछले साल 22 जुलाई 2022 को, लगभग एक साल पहले, यूनाइटेड नेशंस ने टर्की और रसिया के साथ एक डील साइन की. यूनाइटेड नेशन ने टर्की और रसिया के साथ एक डील साइन की, जिसमें फिर ये रसिया को कन्विंस किया गया कि वो यूक्रेन की एक्सेसिबिलिटी अलाउ करे वाया ब्लैक सी टू मूव इट्स फूड ग्रेन टू द मेडिटेरियन. इसमें टर्की का रोल इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली ब्लैक सी ओपन्स इनटू एजियन सी एंड मेडिटेरियन सी वाया टर्की ओनली. तो टर्की का भी इस डील में होना ज़रूरी था. तो अल्टीमेटली पिछले साल एक डील साइन हुई जिसको नाम दिया गया ब्लैक सी ग्रेन डील, जिसमें यूक्रेन के ये 3 जो पोर्ट्स हैं, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, इन 3 पोर्ट्स से फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट को अलाउ किया गया वाया टर्की टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसमें लगभग 310 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है उसको रसिया ने परमिट किया फॉर अलाउिंग यूक्रेन टू एक्सपोर्ट देयर फूड ग्रेन्स टू द वर्ल्ड. दैट इज़ ब्लैक सी ग्रेन डील. लेकिन अब हाल फिलहाल में न्यूज़ ये निकल कर के आ रही है कि रसिया हैज़ विड्रॉन फ्रॉम ब्लैक सी ग्रेन डील. क्यों रसिया ने विड्रॉ कर लिया है? क्योंकि रसिया का कहना है कि वो अपने तरफ से तो उसने ब्लैक सी ग्रेन डील को रेस्पेक्ट किया है और यूक्रेन को फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करने के लिए परमिट किया है, बट यूएस और उसके जो एलाइज़ हैं, यूरोपियन एलाइज़, वो आज भी रसिया के ऊपर कई सारे ट्रेड सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिस कारण से रसिया को मजबूरी में वापस से ये ब्लैक सी ग्रेन डील से विड्रॉ करना पड़ रहा है. क्योंकि एक तरफ से रसिया अपने पूरी तरह से अपना कमिटमेंट पूरा कर रहा है अंडर ब्लैक सी ग्रेन डील, लेकिन यूएस और उसके जो यूरोपियन एलाइज़ हैं वो आज भी उस पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, विच इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ ब्लैक सी ग्रेन डील. तो मुद्दा यह है कि वापस से ब्लैक सी ग्रेन डील स्ट्राइक आउट हो चुका है. तो आने वाले टाइम में फिर से यूक्रेन से आने वाला जो फूड ग्रेन एक्सपोर्ट है वो कम हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है, जिस कारण से दुनिया भर में फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है. Black Sea Grain Deal, a deal between UN, Russia and Turkey. The purpose was to allow safe passage to the grain ships from Ukraine through Black Sea. Ukraine important क्यों है? Because it is one of the largest producer of wheat and corn. Current news क्या है? The deal was signed in 2022, but recently Russia has pulled out due to US-based sanctions on Russia. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक सॉफ्ट पावर. सीधा सीधा इससे सवाल आएगा नहीं मेंस में, लेकिन आपको जानना चाहिए, कहीं पासिंग रेफरेंस में जिक्र कर सकते हैं और प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है. तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक रैंकिंग है जिसमें दुनिया भर के अलग अलग पासपोर्ट्स को, अलग अलग देशों के पासपोर्ट्स को रैंक दी जाती है. ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश करने वाली एजेंसी का नाम है हेनले एंड पार्टनर्स, विच इज़ अ कंसल्टेंसी फर्म एंड इट पब्लिशेज दिस इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कमिंग फ्रॉम IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. इसमें दुनिया भर के 199 पासपोर्ट्स को रैंकिंग दी जाती है. सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पासपोर्ट को रैंक कैसे दिया जाता है? तो पासपोर्ट को रैंक दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वीज़ा फ्री एक्सेस. वीज़ा फ्री एक्सेस क्या चीज़ होती है? तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप अपने आप ही समझ जाएंगे. सिंगापुर को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में रैंक 1 दिया गया है. क्यों? क्योंकि सिंगापुर के जो पासपोर्ट होल्डर हैं, ये पासपोर्ट अगर आप होल्ड करते हैं तो दुनिया के 192 ग्लोबल डेस्टिनेशंस पे आप विजिट कर सकते हैं विदाउट सिक्योरिंग वीज़ा. वीज़ा फ्री एक्सेस है दुनिया के 192 डेस्टिनेशंस पे इफ़ यू होल्ड दिस पासपोर्ट, एंड दैट इज़ वाई सिंगापुर हैज़ बीन रैंक्ड 1. तो पासपोर्ट्स को रैंकिंग दी जाती है अंडर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वीज़ा फ्री एक्सेस टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस. जिस पासपोर्ट होल्डर को जितना ज़्यादा वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा अलग अलग डेस्टिनेशंस पे, उस पासपोर्ट की उतनी अच्छी रैंकिंग होगी. तो सिंगापुर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे जर्मनी, इटली, स्पेन है. वर्स्ट रैंक्स में है सीरिया, इराक और अफ़गानिस्तान जैसे देश.
पाकिस्तान का भी रैंक लगभग खराबी है, 100 नंबर पे है। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया का रैंक इस साल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 87 से इंप्रूव होकर के हो गया है 80। दैट मीन्स कि इंडिया का पासपोर्ट जो है अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दुनिया के सिर्फ 57 ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे हम सब इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं विदाउट हैविंग सेपरेट वीज़ा। मतलब दुनिया के 57 जगहों पे हमारे लिए वीज़ा फ्री एक्सेस है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग ऑफ द पासपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ वीज़ा फ्री एक्सेस बाय कंसल्टेंसी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा फ्रॉम IATA। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 कहता है सिंगापुर इज़ फर्स्ट, उसका पासपोर्ट, इंडियाज़ पासपोर्ट इज़ रैंक्ड एट 88th। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023 एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, राजस्थान सरकार एक बिल लेकर के आई है जिस बिल के मदद से दे हैव गारंटेड बेसिक इनकम टू ईच एंड एवरी फैमिली ऑफ राजस्थान। कुछ गरीब परिवार जैसे ओल्ड एज पीपल, डिसेबल्ड, वीडो, सिंगल वुमेन को पेंशन दिया जाएगा 1000 रुपये पर मंथ का, जस्ट लाइक अरुणोदय इन आवर स्टेट। बाकी परिवारों को 125 दिन का रोजगार का गारंटी दिया गया है। अर्बन एरियाज़ में परिवारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है अंडर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। रूरल एरियाज़ में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है अंडर MG नरेगा। नॉर्मली MG नरेगा में रूरल एरियाज़ में 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती है, बट राजस्थान सरकार 125 दिन की रोजगार की गारंटी दे रही है। तो मुद्दा ये है कि राजस्थान सरकार ने इस स्कीम की मदद से लगभग एक बेसिक यूनिवर्सल इनकम का काम शुरू कर दिया। हर एक परिवार को कम से कम कुछ बेसिक इनकम जरूर मिलेगा विथ हेल्प ऑफ दिस स्कीम। तो UBI यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक टर्म है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि इसको बार बार सजेस्ट किया जाता रहा है इन ऑर्डर टू कर्ब द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन या इनएफिशिएंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। क्या मामला है समझिए। UBI सिंपली कहता है कि देश के हर एक सिटीजन के अकाउंट में एक पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम ट्रांसफ़र कर दिया जाए एट रेगुलर इंटरवल। फॉर एग्जांपल, हर महीने देश के हर एक व्यक्ति के अकाउंट में, हर एक इंसान के अकाउंट में 3000 रुपये डाल दिया जाए, मुकेश अंबानी से लेकर के रिक्शा वाला तक। और मुकेश अंबानी के अकाउंट में वो 3000 रुपये डाल रहे तो कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, क्योंकि वो उतना टैक्स दे देते हैं। आप थोड़ा सा उनका टैक्स बढ़ा दीजिए और उनके अकाउंट में 3000 रुपये डाल दीजिए, तो मामला ऑफसेट हो जाएगा। लेकिन रिक्शा वाला या बाकी गरीब आदमी जो टैक्स नहीं भरते हैं क्योंकि उनकी उतनी इनकम नहीं, उनके लिए वो 3000 रुपये सीधा एक्स्ट्रा इनकम होगा। सो इससे फ़ायदा क्या होगा कि सरकार अगर UBI करेगी, लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा डालेगी, तो सरकार को फिर अलग से कई सारे वेलफेयर स्कीम्स चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स चलाने से होता क्या है कि करप्शन होता है, लीकेज ऑफ फंड होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए UBI यूनिवर्सल बेसिक स्कीम या यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी टाइम से इंडिया के अंदर चर्चा में रहा है। 1938 में इसको पहली बार प्रपोज किया गया। 1964 में देयर वाज अ प्लान टू स्टार्ट सच ए प्रोग्राम। 2011 में 2 पायलट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए इन 8 विलेजेज इन मध्य प्रदेश। 2016-17 में तो इकोनॉमिक सर्वे ने पूरा का पूरा एक चैप्टर डिवोट किया इस पे, जिसमें उसने कहा कि अगर हमें देश में गरीबी मिटानी है तो हमें वेलफेयर स्कीम्स को घटाना होगा और डायरेक्टली UBI करना होगा, एटलीस्ट फॉर द बॉटम 75% पॉपुलेशन। हाल फिलहाल में सिक्किम इज़ प्लानिंग टू ब्रिंग UBI यूनिवर्सल बेसिक इनकम। दुनिया के कई सारे देशों ने UBI का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया। फॉर एग्जांपल, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है केनिया का, लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे डेली बेसिस पे लगभग 0.5 से लेकर के $1 तक का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है टू द मेंबर्स ऑफ सम पर्टिकुलर विलेजेस। तो UBI केनिया के अलावा ब्राज़ील, कनाडा में भी एक सक्सेसफुल एग्जांपल है, बट इंडिया में काफ़ी सालों से डिस्कशन में है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। राजस्थान सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, अलग अलग स्टेट्स अब इसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर इम्प्लीमेंट होता है तो शायद से ऐसा होगा कि वेलफेयर स्कीम से होने वाले करप्शंस भी खत्म हो जाएंगे और एट द सेम टाइम पॉवर्टी भी कम होगी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन असम। नाउ डेप्यूटी कमिश्नर का पोस्ट को कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। ये जो चेंजेस किया गया है दैट हैज़ बीन डन इन ऑर्डर टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। डिविजनल कमिश्नर के पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया है, डेप्यूटी कमिश्नर को बना दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। ये सब किया गया है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़े और लोगों के और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो डिफरेंसेज हैं वो कम हो, बेटर कोऑर्डिनेशन हो, ऐसा बताया जा रहा है।
तो आज अब से डिविजनल कमिश्नर्स का पोस्ट नहीं होगा और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अब कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है बट दूसरा गलत है, बिकॉज इंडिया इज विलिंग टू हैव मोर एंड मोर इंटरनेशनल ट्रेड विद दोज कंट्रीज विथ whom इंडिया हैज ट्रेड डेफिसिट, राइट। पीएम मित्रा स्कीम इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, सो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।